नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष पर आज हम आपको इंडियन नेवी का वॉर प्लान दिखाएंगे। दिल्ली में नेवल कमांडर्स की बेहद महत्वपूर्ण बैठक जारी है, इस पर हम आपको सारी अपडेट देंगे। आपको लिए चलेंगे लद्दाख भी, जहां भारत का नया कारवां जिनपिंग की सेना के नापाक मंसूबों को नाकाम करने जा रहा है, तैयार है। भारत का नया रूट एलएसी की पूरी सामरिक तस्वीर को बदल कर रख देगा। उधर पाकिस्तान में इस वक्त शोक का माहौल है। सऊदी अरब में हुआ बाजवा की जिस तरह से सुपर बेइज्जती हुई, उसके बाद पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है और घोर अंतर्राष्ट्रीय अपमान के बाद पाकिस्तान सरकार के मंत्री अब सरेआम मारपीट पर आमादा हो गए हैं। क्या है ये पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। समंदर में दुश्मन को घेरने के लिए भारत की बड़ी तैयारी हो रही है। आज से इंडियन नेवी कमांडर्स की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। नेवी के टॉप कमांडर्स इस बैठक में शामिल हैं। अहम कॉन्फ्रेंस में नौसेना प्रमुख भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। नेवी के टॉप कमांडर्स की बैठक। समंदर में कैसी है हमारी नौसेना की तैयारी, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से समंदर में दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इंडियन नेवी कमांडर्स की अहम कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। 3 दिन की यह कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस में भारत की समुद्री सुरक्षा की दरअसल समीक्षा होगी। प्रशांत महासागर में भारतीय सुरक्षा और हितों से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। लद्दाख में चीन के साथ जो सीमा गतिरोध चल रहा है, वो जाहिर है उस पर भी चर्चा होगी। नौसेना में संचालन, साजो सामान और ट्रेनिंग की भी समीक्षा की जाएगी। और आइए सबसे पहले अब अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल अनेजा साहब जो कि चीन के मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत वक्त इन्होंने बीजिंग में गुजारा है। इफ्तिखार गुर्जर साहब जो कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीटीआई है, उसके स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो कॉन्फ्रेंस जिसकी खबर हमने अपने दर्शकों को अभी दी, जिस तरह से नेवी कमांडर्स की तैयारियां नजर आ रही हैं और हमारी नेवी समंदर में दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है, उस पर मैं आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। लेकिन उससे पहले नेवी कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस की इनसाइड स्टोरी हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर समझिए नेवी का सुरक्षा कवच। समंदर में चीन को घेरने का पूरा प्लान देखिए आप। सुरक्षा कवच की पूरी जानकारी। जिनपिंग की सेना के खिलाफ भारत का यह सुरक्षा कवच है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जरा विस्तार से बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, मायने क्या हैं और क्या तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं? समीर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार आपको याद होगा कि इससे पहले आर्मी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद एयरफोर्स की कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर सिक्योरिटी रिव्यू के साथ साथ ये देखा गया था कि क्या क्या चैलेंजेस है और हमारी प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए। और अब नेवी कॉन्फ्रेंस जो है, कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसका ही एक कह सकते हैं हिस्सा है। और खास बात ये कि पहला मौका है जब इस साल के शुरुआत में, इस पूरे साल के अंदर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है नेवी की। और ये ऐसे वक्त में हो रही है जब लगातार हमारे लिए थ्रेट परसेप्शन ना सिर्फ जमीनी तौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स में बल्कि समंदर के रास्ते भी बढ़ते जा रहे हैं। और खास बात यह कि इसके अंदर यह देखा जाएगा कि भारत अपनी तैयारियों को किस तरीके से और मजबूत कर सकता है। आपको याद होगा कि लगातार हमारे जो इलाकों के अंदर, हमारे समुद्री इलाकों के आसपास भी कई बार हमने चाइनीज वेसल्स को, चाइनीज सबमरीन्स को देखा गया था। तो उसके बाद से ही लगातार मैं आपको बता सकता हूं कि इन चीजों को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा समीर कि क्या कुछ तैयारियां हैं हमारी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि वो कौन कौन से रूट हैं भारत के आसपास, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से लगातार चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है या जहां से चीन अग्रेसिव होकर अपने आप को मजबूत करता है। सबसे पहला पॉइंट ओमान की खाड़ी। ये इलाका जो है समीर, अगर आप देखें, गौर करें, आपको याद होगा ओमान का पूरा रास्ता ये दरअसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के
पोर्ट के ऊपर चीन बैठा हुआ है और चीन का मकसद ना सिर्फ यहां पर बल्कि ईरान के चाबार पोर्ट के अंदर भी घुसपैठ करना था। वो आपने देखा कि भारत और ईरान की स्ट्रैटेजिक एक पार्टनरशिप थी, लेकिन चीन वहां पर भी अपनी पैड बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चीन को लगता है कि ओमान की खाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट असर्ट्स होगा उसके लिए। और यही वजह है कि भारत ने अपनी जो मेजर असर्ट्स हैं, कई चीजें जो है यहां पर डिप्लॉय कर रखी हैं। फिर दूसरा पॉइंट है अदन की खाड़ी, और ये इलाका जो है अगर आप देखें 3,000 - 3,500 किलोमीटर का जो इलाका है पूरा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां का रूट जो है चीन इस्तेमाल कर सकता है भारत को काउंटर करने के लिए। अगर आप देखें तो भारत के कई पोर्ट्स को सीधे यहां पर वो चैलेंज कर सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि आईएनएस कोलकाता जब राफेल घुसे थे तब ये गल्फ ऑफ ईडन की तरफ या ओमान की तरफ आप कह सकते हैं, तो यहीं से रिसीव किया गया था और वो मैसेज हम सबको याद है। इसके बाद तीसरा मेजर पॉइंट सेंट्रल डेप्थ ओमान, यानी सेंट्रल डेप्थ ऑफ ओमान या अंडमान का ये इलाका वो है जहां से चीन लगातार अपनी सबमरीन्स को या फिर अपनी दूसरे वेसल्स को गुजारता और एक थ्रेट परसेप्शन के तौर पर या एक चैलेंज के तौर पर भारत को दिखाने की कोशिश करता है। ये करीबन 1700 यानी सबसे नजदीक अगर आप देखें समीर, तो आपको समझ में आएगा कि ये तीसरा मेजर पॉइंट है जहां से लगातार भारत ने अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत किया है। अब उसके बाद साउथ डेप्थ ऑफ अंडमान यानी साउथ नीचे की तरफ और आप जाएंगे तो ये वो इलाके हैं जहां पर भारत ने अपनी मजबूती बनाई है। और इसके बाद समीर जो सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां से चीन के लिए दिक्कत है, साउथ डेप्थ ऑफ अंडमान के बाद करीबन वो दूसरे इलाके में अपने पीछे से कहूंगा आपको दिखाएं दूसरे ग्राफिक्स के अंदर कि वो कौन से 2 इलाके हैं जहां से चीन लगातार अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सभी बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा जी, सुमित ने बहुत तफसील से बताया कि इस वक्त किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। आपको लगता है कि अब युद्ध स्तर की तैयारियां जो है वो बहुत जरूरी हो गई हैं, खासतौर पर चीन का रुख देखते हुए? धन्यवाद अब्बास, हमको अपने प्रोग्राम पर लेने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होता है यह एक रूटीन कॉन्फ्रेंस है जो साल में एक बार होता है। इस बार चूंकि कोविड की वजह से इसका डिले हो गया और ये बाय द वे अभी इस समय ऐसे समय पे हो रहा है जबकि इसका होना भी आवश्यक समझा जाता है। तो उसमें सुरक्षा के जो अभी स्थिति है हमारे बॉर्डर की, हमारे संबंधों की इन 2 देशों से, उसके बारे में विस्तृत रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी को इसकी जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि हमारे पास जो नौसेना की शक्ति है वो कैसे इनको काउंटर कर सकती है या फिर वो कैसे एक मददगार साबित हो सकती है। हमारे जो लैंड के ऊपर बॉर्डर्स पे इतने सारे टेंशन है उसमें नौसेना का काम है करना, एक तरह से टेंशन डाइवर्ट करना। दूसरी बात यह है कि देखिए 3 रास्ते हैं हिंद महासागर में आने के। एक तो स्टेट्स ऑफ मलक्का है जो कि अंडमान निकोबार के बिल्कुल करीब है ऊपर की ओर, और दूसरा है ये द गल्फ ऑफ एडन, बिल्कुल जिसको बाबिल मंडप भी कहते हैं। हाँ। वो एक आने का रास्ता है और जाने का रास्ता है, और तीसरा सिर्फ आने का रास्ता जो है वो अपना ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और जहां से कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है आगे जाकर। तो गल्फ के जितने ऑयल सप्लाई हैं वो उसी रास्ते से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए जो कि खुलता है ग्वादर की तरफ और नीचे अपना श्रीलंका की ओर आकर वो चले जाते हैं मलक्का स्ट्रेट से। जी। तो सच पूछिए तो भारतवर्ष की नौसेना को घेरना किसी भी शक्ति के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के एक मेजर पावर है और हमारी जो नौसेना है काफी शक्तिशाली है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। शेखर सिन्हा साहब हमारे साथ गुरमीत सिंह साहब भी मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जल, थल और नभ में दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस को किस नजरिए से देखते हैं आप सर? समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है और यथास्थिति जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार इसको जॉइंटनेस से, वननेस से देखा जाए और भारतीय सेना के हर अंग किस प्रकार से अपना ऑपरेशनल रेडीनेस करे। ये जो मीटिंग है ये इस वक्त बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि
ये इसके अंदर में जॉइंट प्लानिंग, ट्राई सर्विस सिनर्जी और हर एक चीज को मद्देनजर रखा जाता है। और न केवल सुरक्षा, लेकिन जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट पहलू हैं, लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग, हर एक पहलू पर बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन ओशन रीजन और इसका जो साउथ चाइना सी के ऊपर में असर पड़ता है, और जिस प्रकार से इस इलाके के अंदर में चुनौतियां बनी हैं, स्पेशली चीन के कारण, और जिस प्रकार से मित्रता भी बढ़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब की, तो बहुत पहलू हैं जिनके ऊपर में एक कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। और मुख्यतः इसमें उन स्ट्रैटेजिक पहलू के ऊपर में अवश्य बातचीत होगी, ताकि एकजुट होकर किस प्रकार चुनौती, चाहे वो थल की हो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी की हो, लेकिन आखिर में सबसे बड़ी बात तो है राष्ट्रीय सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल अनेजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका एक छोटा सा रिएक्शन इस पर मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसके मद्देनजर इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जी। और अगर चीन की बात करें तो चीन की वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? उसकी वल्नरेबिलिटी सी लेन्स में है। जैसा कि बाकी आपके गेस्ट ने बताया है कि एक 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार के बीच में है। इसमें से इनकी जो शिपिंग है चाइना की और कंट्रीज़ की भी, जापान, कोरिया की, इस यहाँ से निकलती है। और एक इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेटर निकोबार के साउथ पे है, वहाँ पर 6 डिग्री चैनल है। और ये दोनों जाके फनल होती है मलाका स्ट्रेट में, सबसे बड़ा चोक पॉइंट है चीन के लिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पे ज़रूर इन बातों के ऊपर कि किस तरह से एक तरह से ब्लॉक कर सकें इंडिया, ये इन चैनल्स को ब्लॉक करना है या क्या करना है, क्या रणनीति होगी, इसके ऊपर ज़रूर चर्चा होगी। और क्या ये हम अकेले करेंगे, क्या हम बात करेंगे क्वाड ग्रुप जिसको कहते हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो पहली बार ये सिर्फ बायलैटरल तरीके से या सिर्फ इंडिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगी, ये बात एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में होगी, जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल। मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपसे हम लगातार बात करते हैं भारत और चीन के बीच डिप्लोमेसी के लेवल पर जो चीजें चल रही हैं, क्या उसमें बहुत सफलता अभी तक हासिल नहीं हुई है? क्योंकि जो चीजें हो रही हैं अभी फिलहाल होती हुई दिख रही हैं, वो उसकी दिशा कुछ और नजर आ रही है। बातचीत से क्या हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या फिलहाल की जो स्थिति है उसके हिसाब से? देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक के जो बातचीत हुए हैं उसके नतीजे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं। और खास करके अगर आप 2 दिन में देखें, 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो नई दिल्ली में जब चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक हुई NSA अजीत डोभाल को लेकर, और जो कि चाइना को लेकर सबसे बड़ी अथॉरिटी है फैसला लेने की, उसमें यही तय हुआ कि अब जो भी होगा देखा जाएगा वाला मोड है। यानी कि सीमा पर भारतीय सेना अपनी तैयारी पूरी तरह से रखेगी और अगर जैसा भी जरूरत होगा उस तरह का जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग में आपको याद होगा कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की विदेश नीति को लेकर एक डॉक्ट्रिन को चाइना के विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ संबंध को वरीयता देते हैं, लेकिन हम अभी सीमा पर जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपनी चाइनीज संप्रभुता को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े हुए हैं, और इसमें अगर जल्दी से हल नहीं निकलता है तो हालात कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं, और जल्दी हल निकलने की संभावना, उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। एक और अहम अपडेट अपने दर्शकों को यहां पर देना चाहेंगे। चीन विवाद के बीच LAC पर भारत की बड़ी तैयारी है। प्राचीन कारवां रूट को भारत ने फिर से शुरू किया है। दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच के लिए यह नया रूट है। लद्दाख में भारत की स्थिति इससे और मजबूत होगी। भारत के इस रूट पर चीन की पैनी नजर थी, और ये नया रूट है, शॉर्ट रूट है। LAC तक जल्दी पहुंचेगी सेना, दौलत बेग ओल्डी तक जल्दी पहुंचेगी। TV9 भारतवर्ष पर LAC के इस नए रूट की सारी डिटेल्स जो हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं। एक बार फिर हम रुख करेंगे, सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जरा समझाइए कि इस नए रूट से हिंदुस्तान को क्या फायदा होने वाला है?
देखिए समीर, सबसे पहले तो आपको जानना होगा जो नॉर्मल रूट था, यानी DSDBO वाला जो रूट है, ये पूरा करीबन 255 किलोमीटर का दुर्बुक से शौक और शौक से DBO, यानी DSDBO हम इसको कहते हैं। और ख़ास बात ये कि इस पूरे रूट को लेकर ही समीर सबसे ज़्यादा चिंता या सबसे ज़्यादा परेशानी चीन को हुई थी, क्योंकि चीन को लगता था कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकता। और यही वजह है कि अभी भी जब भी बातचीत होती है तो DSDBO का जिक्र ज़रूर आता है। ये जो नया आपने पहला रूट देखा जिस तक भारत ने अपनी सड़कें पहुंचाई, अब दूसरा ये ऑल्टरनेटिव रूट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल रूट था। ये रूट ऐसा था समीर जिसके ऊपर से सिर्फ जानवर जाया करते थे, या फिर ये पैदल का आप कह सकते हैं रूट है। लेकिन भारत ने अब इस सासोमा से मुर्गो और DBO, यानी DBO और डेप्सांग दोनों को मैं कह सकता हूं कि इनको जोड़ने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट है, ट्रैक रूट बनाया है, जिस पे ना सिर्फ आपके छोटे हल्के वाहन जा सकते हैं बल्कि इस पे पेट्रोलिंग करते हुए, मोबिलाइज करते हुए हमारे जवान भी जा सकते हैं। और ये समीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हमेशा अपने जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं उनको तैयार रखना होता है, ताकि अगर दुश्मन आपके एक किसी इलाके के ऊपर अटैक करता है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, ताकि आप अपनी सप्लाईज को, अपने आर्म्स को, अपने सोल्जर्स को उन जगहों तक पहुंचा सके। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समीर ये हाइट जो है वो करीबन 15,000-20,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ठंड के मौसम में यहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी इन इलाकों तक पहुंच पाना ही अपने आप में जंग जीतने के बराबर होता है। लेकिन भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी चीज़ों को इन इलाकों में मजबूत किया है। और DBO की, डेप्सांग की जब हम बात करते हैं, डेप्सांग प्लेन की, तो समीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को ये जानना कि इन ऑल्टरनेटिव रूट्स का मजबूत होना भारत की शक्ति में इजाफा करेगा। समीर। बिल्कुल बिल्कुल, सुमित ने बहुत तफसील से बताया कि इस नए कारवां रूट का क्या फायदा होने जा रहा है। और अपने आप में ये जो पूरा इलाका है, सुमित आपने बहुत विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को। और ड्रैगन को घेरने का ये जो नया रूट है, इससे जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो हम आपको यहां पर देना चाहेंगे। लद्दाख में अपने पुराने कारवां रूट को विकसित कर रहा है भारत, और इसका क्या फायदा होगा सुमित ने आपको तफसील से बताया। और इसका दरअसल चीन को घेरने की रणनीति के तौर पर भी इसे सुमित देखा जा सकता है, क्योंकि अभी डेप्सांग के इलाके में और दौलत बेग ओल्डी के आसपास के इलाके में चीन जिस तरह की हिमाकतें कर रहा है वो हम सबको पता है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं लगातार समीर कि आपके लिए ऑल्टरनेटिव रूट तैयार करना, ट्रैक रोड तैयार करना बहुत जरूरी होता है। इस रूट की हम बात कर रहे हैं, इस पे लगातार हमारे जो जानवर थे, हाँ, या फिर आप मोबिलाइज करके पैदल आप जाया करते थे, लेकिन अब यहां पर लाइट व्हीकल्स जा सकती हैं, यहां से मोबिलाइजेशन आप कर सकते हैं। और आपने जब इन ट्रैक्स को बनाया है तो ये आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव मोबिलाइजेशन का बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। और नया रूट जो है वो ससोमा यानी सियाचिन ग्लेशियर से मुर्गो डेप्सांग तक 127 किलोमीटर लंबा है। इसका कितना फायदा होगा इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये रूट डारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO जिसका जिक्र अभी सुमित कर रहे थे, उस रोड में मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा होने वाला है। इस रूट से LAC पर पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। और यह जानकारी निश्चित तौर पर चीन की चिंता बढ़ाने वाली जानकारी है। इसी रूट पर आगे जाकर गलवान घाटी है, जहां झड़प हुई थी, 20 जवानों की शहादत हुई थी और चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उनका। आजादी से पहले इस रूट पर दोनों देशों के बीच आना जाना होता था। सुमित, एक चीज मैं आपसे ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि जब DSDBO बनाया गया था, तभी यह तय किया गया था कि उसके साथ ट्रैक रूट्स को अटैच किया जाएगा, ताकि हमारे अलग अलग इलाके, खासतौर पर आप जब PP14 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, या डेप्सांग प्लेन की बात करते हैं, उन तक वो ट्रैक रोड्स पहुंचाया जा सके, ताकि इस पूरे आप बड़े रूट को, DSDBO को अपने दूसरे इलाकों से जोड़ सके। यानी ये कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा था, और ये उसके अंदर एक पहला कदम आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भारत ने एक ऑल्टरनेटिव रूट तलाश कर ये दिखाया कि हम अपने दूसरे इलाकों को, अलग अलग इलाकों से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर सकते हैं। सभी बिल्कुल बिल्कुल। और ये रूट 1937 तक लद्दाख से चीन के काशगढ़ तक चालू था। और ये अपने आप में अहम जानकारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त डेप्सांग की क्या स्थिति है। भारत के इस नए रूट पर चीन की जाहिर है पैनी नजर है, होगी भी कि क्या चल रहा है यहां पर, क्योंकि इस इलाके में जो चीन हरकतें कर रहा है उससे हम ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान मौजूद हैं उनमें से मैं गुरमीत सिंह साहब का एक बार फिर रुख करना चाहूंगा। गुरमीत सिंह साहब, ये तो इसमें तो हिंदुस्तान का बड़ा फायदा नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर चीन की चिंता बढ़ाने वाला रूट है ये जो अब खुलने जा रहा है। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो रूट है ये आपको काराकोरम, DBO और सब सेक्टर नॉर्थ ले जाता है।
कठिन जरूर है और बहुत मेहनत लगी है बीआरओ को इसको तैयार करने के लिए। ये ससोमा, ससेरला, मुर्गो और फिर डीबीओ जाता है और ये 20,000 फीट की ऊंचाई से होकर जाता है। आपको मालूम है कि डीबीओ की हाइट 16,696 फीट की है और ऑल्टरनेटिव रूट होना बहुत जरूरी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारी जो जिम्मेवारी है सुरक्षा की उसको पूरा करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और बहुत खुशी है कि इसको फिर ऑपरेशनलाइज किया गया है। और ट्रेडिशनली तो ये कैरावान रूट था लेकिन मुश्किल था, हाई एल्टीट्यूड के इलाके से जाता है, लेकिन खुशी है कि इसको फिर भी तैयार किया गया है ताकि भारतीय फौज जो उस इलाके में है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तिखार गुज्जर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीटीआई के स्पोक्सपर्सन हैं। इफ्तिखार साहब, मैं इस रूट के बारे में तो आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर पीओके में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर जिस तरह से पीओके में आवाज बुलंद हो रही है कि चीन के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है इमरान खान की सरकार की तरफ से, उस पर आप कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि अब तो आपके घर से आवाजें उठने लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पीओके और मुजफ्फराबाद भी हाथ से गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भारत टीवी 9। समीर, आपका बहुत शुक्रिया कि बड़े अच्छे पैनल के साथ गुफ्तगू हो रही है जी। देखिए, मैं छोटी सी बात ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं और भारत के अपने हैं। इस वक्त भारत जो है वो कॉन्वर्ट से मरा हुआ एक मुल्क, भूख, नंग और अफलास का शिकार मुल्क, मलेरिया की घाटी में उतरने वाला है। और आपको जो गलवान में वहां पे आपकी मरम्मत और परेड हुई, अब उसका बदला क्यों आप गरीब लोगों से लेते हैं? अपनी कौम को जो एक हजूम है, अरबों के ऊपर जो आपकी तादाद है, इसको रोटी और कपड़ा दीजिए। आप क्यों दुनिया में जंग का एक माहौल पैदा कर रहे हैं? क्या तीसरी आलमी जंग की तरफ भारत जो है अपना गंदा किरदार आगे लेके जाएगा? पाकिस्तान के फजल रहमान की बात छोड़िए। गुर्जर साहब, आप हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की फिक्र छोड़ दीजिए ना। मैंने आपसे पीओके को लेकर सवाल किया, आपके नेता खुद वहां पर सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान ने, आप पीटीआई के स्पोक्सपर्सन है ना, आप पीटीआई के स्पोक्सपर्सन है ना, इस बात का जवाब दीजिए। आपके नेता खुद वहां पर सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान ने चीन के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है, पीओके को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने जो आधे दर्जन से ज्यादा ये चले हुए कारतूस पठाए हुए हैं, जिन्होंने 1965 में द्वारका के ऊपर भी पहली जंग में मार खाई थी पाकिस्तान जैसे दलेर और बहादुर मुल्क से। अब बात करते हैं ये मौलाना फजल रहमान, ये कांग्रेसी मुल्ला है। शर्म नहीं आती इस तरह से झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? आपके मुल्क की जो हालत है उस पर सवाल पूछा जा रहा है। पीओके आपसे संभल नहीं रहा, जिस पर आपने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, वो आपसे संभल नहीं रहा। चीन के हाथों गिरवी रख रहे हैं आप सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर। चुल्लू भर पानी भेज रहा हूं, डूब मरे आप, भारत पूरा आपका मोदी डूब मरे। आप बहुत अच्छा कि आपने ये चुल्लू भर पानी रखा हुआ है, क्योंकि इसमें डूब मरने की नौबत बार बार आ रही है पाकिस्तान की। और अभी जो नौबत है उस पर तो मैं आऊंगा। सऊदी अरब में जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है उस पर तो मैं आऊंगा, और इस चुल्लू भर पानी की जरूरत आपको पड़ेगी जो रखा हुआ है आपने। डट के लड़ेगा अल्लाह के फजलो करम से। और चाइना ने जो आपकी गुलवान बाटी में मार मार के आपके थोपड़े और आपका पिछवाड़ा सुझाया था, आपको शर्म आनी चाहिए। इफ्तिखार गुर्जर साहब, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो खींच है, आपकी जो झुंझलाहट है, वही सब कुछ साबित कर रही है। हमें अपनी जबान गंदी करने की जरूरत ही नहीं है आपकी तरह। हमें अपनी जुबान गंदी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ शेखर सिन्हा साहब मौजूद हैं। शेखर सिन्हा साहब, अब चीन की शय पर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से पीओके में चीन का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सारी जो स्थितियां हैं ये किस ओर इशारा कर रही हैं? इफ्तिखार साहब किस खुशफहमी में जी रहे हैं, या सब कुछ पता होते हुए भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? देखिए, ये तो मैं कई महीनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है उसकी अपनी ऑटोनॉमी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान इज वन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। उनकी अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है, उनका कोई अपना कहना नहीं है, उनकी कोई फौज नहीं है, उनका कोई अपना सामान नहीं है। तो दूसरों के बल पे आप अगर उछलते रहेंगे तो जो आपने चुल्लू में पानी वाली बात कही थी कि कही होगी जी,
चलिए, और इसी से रिलेटेड एक अहम खबर अपने दर्शकों को अब बता दें। इफ्तिखार साहब ने आप जिक्र कर ही दिया है तो सुन भी लें। सऊदी अरब में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की सुपर डुपर बेइज्जती हुई है। सऊदी अरब के प्रिंस ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ये औकात है इमरान खान जिनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इफ्तिखार साहब इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बैठे हैं। सऊदी प्रिंस को मनाने के लिए दरअसल कमर जावेद बाजवा पहुंचा था। कश्मीर पर कुरैशी के बयान से सऊदी अरब आग बबूला है। प्रिंस नाराज हैं। प्रिंस ने पाकिस्तान से तेल की सप्लाई और लेन देन पर रोक लगाई है। 6.2 बिलियन डॉलर की जो फाइनेंशियल डील है उसको कैंसिल कर दिया है और उधार का तेल और गैस जो पाकिस्तान लेता था उससे भी इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान का भट्टा बैठने वाला है अब। और इसी बात से झुंझलाए हुए नजर आ रहे हैं इफ्तिखार साहब, जो कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार गुज्जर साहब, हालत देखिए अपने मुल्क की, किस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। वो गालिब का शेर याद है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जनरल बाजवा को सुनाइए आज। मेरी बात सुनिए, आप भारत को कुछ नहीं मिलेगा। आप ईरान के अंदर भी इसी तरह दखल अंदाज, सऊदी अरब में भीख मांगने गए आप और बात कर रहे हैं हमारे मुल्क की। और भाइयों के दरमियान नाराजगी। कौन गया था भीख मांगने? जनरल बाजवा को फिर तो प्रिंस ने मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया। ये औकात है आपके मुल्क की। सबसे बड़ा से बात करते हैं, चुल्लू पर पानी आपने रखा हुआ है ना, वक्त आ गया उसका। इस खबर के सामने आने के बाद अब उसी चुल्लू पर पानी का वक्त आ गया है। इफ्तिखार साहब निकालिए। बाजवा की मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हुई है और आपका सबसे बड़ा झूठ, आप टीवी पे बैठ के जो समीर अब्बास कह रहे हैं, मैं आपको उसके फोटो क्लिप्स भेजूंगा। देखिए, आप जिए, आपको मैं एक मशवरा देता हूं। आपके यहाँ मुजाहरे हो रहे हैं कि भाई खुले में हगना बंद करो। आप अपनी टॉयलेटें बनाओ यार। आप अपने क्यों वो गुलवान घाटी तक रास्ते बना रहे हो? आपकी औरतें रोडों के ऊपर मुजाहरा कर रही हैं। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और ये आपकी पार्टी का दरअसल चरित्र नहीं बता रहा है, आपके मुल्क का चरित्र बता रहा है। आप जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, ये आप अपनी बदतमीजी खुद जाहिर कर रहे हैं कि आप कितने बदतमीज इंसान हैं। आप अपने मुल्क को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसी गंदी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी झुंझलाहट है दरअसल। आपकी औरतें मुजाहरा कर रही हैं। चलिए, मैं आपको और बताता हूं। अभी और पोल खोलूंगा, अभी और पोल खोलता हूं आपके मुल्क की। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आगरा से आ रही है। 34 सवारियों से भरी बस हाईजैक हुई है। मामले में आगरा के एसएसपी का बयान सामने आया है और इस बड़ी खबर का अब हम रुख करने जा रहे हैं। एसएसपी के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह बस फाइनेंस कंपनी के लोग लेकर गए हैं। साथ ही एसएसपी ने जानकारी दी है कि बस और सवारियों की तलाश के लिए टीमें बना दी गई हैं। यह बस ग्वालियर की है, यह जानकारी सामने आई है। मनीष यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, और क्या जानकारी मिल पाई है, क्या पता चल पाया इस बस के बारे में? देखिए, सभी जो पहली जानकारी मिल पाई है, बस गुड़गांव से चली थी, पन्ना से पहुंचना था। इस बस में पन्ना और छतरपुर मध्य प्रदेश की कई सारी सवारियां थी, जिनकी संख्या 34 बताई जा रही है। एक जायलो गाड़ी, इसमें 4 लोग सवार थे, एक ड्राइवर समेत 5 लोग थे। उन्होंने बस को ओवरटेक करके आगरा के पास हाईजैक कर लिया। ड्राइवर को, जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, उन्हें हटाकर बस अपने कब्जे में ले ली और 20 किलोमीटर तक उसके साथ चलते रहे। क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर का कहना है कि वो फाइनेंस की बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि ये बस फाइनेंस पर ली गई हुई है और मालिक ने इसकी किस्तें नहीं चुकाई हैं। और उस जो चारों लोग थे उन्हें फाइनेंस की बहुत जानकारी थी। बस मालिक के बारे में, उसकी कितनी बसें चल रही हैं पन्ना से, उसके बारे में जानकारी थी। तो उन्हें लगा कि ये फाइनेंस कंपनी है, जिसके चलते उन्होंने विरोध नहीं किया। एक जगह रुककर ढाबे पर खाना भी खाया। फिर 20 किलोमीटर जाकर ड्राइवर कंडक्टर को पैसे देकर उतार दिया। उसके बाद बस कहाँ है अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। किन किन टोल से होकर गुजरी है उसकी आगरा पुलिस तलाश कर रही है। दोनों ड्राइवर कंडक्टर जब पुलिस के पास पहुंचे तब जाके इस चीज की जानकारी सामने आई है। मनीष, बिल्कुल हम पुलिस का रुख क्या है देख लेते हैं। एसएसपी आगरा क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, क्योंकि अपने आप में जो जानकारियां आप दे रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। एसएसपी आगरा क्या कह रहे हैं, बबलू कुमार, सुनते हैं। हमारी टीमें लग गई हैं, हम इसको डायग्नोस करने, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया बातचीत से और सभी चीज़ों की जानकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ट्रेवल एजेंसी थी, कल्पना ट्रेवल्स करके, जो ग्वालियर के व्यक्ति हैं,
वो उनकी काफ़ी जो है कर्ज में थे, उनकी किस्तें टूटी हुई थी। प्रथम दृष्टया फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा उसे कब्जे में लिए जाने की बात प्रतीत हो रही। तो आप देखिए, फाइनेंस कंपनी के बस ले जाने की आशंका है, ये एसएसपी भी कह रहे हैं, और बस और सवारियों की इस वक्त तलाश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि 34 सवारियां, 34 पैसेंजर्स, यात्री भी इस बस में सवार हैं। बस को कार सवार 5 लोगों ने ओवरटेक करके रोका था, और उसके बाद इस बस को, यानी सवारियों से भरी बस को हाईजैक किया गया है। आगरा के एसएसपी का बयान आप देख रहे थे। एसपी, एसपी सिटी, 5 सीओ और 8 एसएचओ की एक टीम बनाई गई है, और बस की तलाशी जोर शोर से की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम बस को तलाश करने में इस वक्त जुटी हुई है। देखिए, एक एसपी हैं, 5 सीओ और 8 थानों के एसओस को लगाया गया है इस बस की तलाश करने के लिए। आगरा से सटे जिलों के एसपी भी तलाश में जुटे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त इस मामले की जांच कर रही है, और सबसे अहम ये कि बस की तलाश की जा रही है। बस स्टाफ और सभी यात्री सुरक्षित हैं, ये यूपी की सरकार की तरफ से बयान दिया गया है। अवनीश अवस्थी का ये बयान सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं कि बस का स्टाफ और सभी यात्री सुरक्षित है, क्योंकि जब से ये खबर आई है तब से लगातार सबसे बड़ी चिंता बस यात्रियों की थी कि आखिर वो और बस का जो और स्टाफ वहां पर मौजूद था, जिसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो सही सलामत हैं या नहीं हैं। ये अब अहम अपडेट आ रही है कि फाइनेंस कंपनी ने ही इस बस को जब्त किया है। लेकिन ये क्या तरीका है कि यात्रियों के साथ ही बस को हाईजैक कर लिया जा रहा है। फाइनेंस कंपनी ने बस को जब्त किया है, ये कह रहे हैं अवनीश अवस्थी। हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं। मनीष, एक तो बड़ी जानकारी ये सामने आ गई है कि बस का स्टाफ और सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन जब सरकार के बड़े अफसर ऑफिशियली इस बात को कह रहे हैं कि फाइनेंस कंपनी ने बस को जब्त किया है, बस जब्त करने का ये तरीका कौन सा है कि सवारियों के साथ हाईजैक कर लिया जाए? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलीगल तरीके से बस को जब्त किया गया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यात्री सुरक्षित है, लेकिन अभी बस कहाँ है इसकी कोई जानकारी अभी तक ना यूपी पुलिस के पास है, ना आगरा की पुलिस से पूछ पाई है। टीमें लगी हुई हैं, मध्य प्रदेश से भी संपर्क साधा गया है। पन्ना और छतरपुर के जो सवारी इसमें शामिल थी, उनकी फोन डिटेल खंगालकर उनके परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश आगरा पुलिस कर रही है। वहां के ग्वालियर के एसएसपी, ग्वालियर के जो पुलिस अधिकारी हैं, और पन्ना छतरपुर के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे संपर्क साधा गया है, क्योंकि जब तक सवारियों से बातचीत नहीं हो जाती, जब तक वो पता नहीं चलती कि वो कहां पर है, तब तक ये कहना कि सवारी सुरक्षित है बहुत जल्दबाजी है। हालांकि आगरा के जो एसएसपी है, उनका दावा है, क्योंकि सभी सवारियों के पास लगभग फोन होते हैं और अब तक कोई फोन नहीं आया है, किसी ने कोई संपर्क नहीं साधा है, तो मतलब स्थिति पैनिक नहीं है। लेकिन कई बार देखा गया है कि जब ड्राइवर कंडक्टर को उतारा गया है, तो ऐसे में फोन छीनना उन गुंडों या बदमाश जो भी बताए जा रहे हैं 5 लोग, बहुत आसान सी बात है। तो ऐसे में जब तक सवारियों की कोई खोज खबर नहीं मिल जाती, बस की कोई लोकेशन नहीं मिल जाती, तब तक सवारियों की सुरक्षित जो रहने की बात है, उस पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। हालांकि यूपी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, खुद एसीएस अवनीश अवस्थी, उन्होंने कमान अपने हाथ में ली हुई है, लगातार आगरा पुलिस से अपडेट ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार से भी संपर्क साधा गया है। पूरी जो अमला है, हर जिलों के, हर जहां से टोल प्लाजा जहां पर संभावना हो सकती है कि वो बदगुजरी होगी, वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी कोशिश कर रही है यूपी पुलिस। बने रहे मनीष यादव। इस वक्त हम रुख करेंगे सीधे भोपाल का। मकरंद काले हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश जा रही थी बस, और बीच में ही इसे अगवा कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। हालांकि अब ये जानकारी सामने आ रही है, अपर मुख्य सचिव गृह जो अवनीश अवस्थी हैं यूपी के, वो ये कह रहे हैं कि फाइनेंस कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से इस बस को जब्त किया है। मकरंद काले, कुछ आपको अपडेट मिल पाई है इस बस के बारे में? कहीं से ये जानकारी मिल रही है कि इस बस को ट्रैक किया गया है? देखिए, अभी फिलहाल आगरा पुलिस की ओर से जानकारी जरूर आई है, ग्वालियर में अलर्ट कर दिया गया है। ग्वालियर की ये बस बताई जा रही है। हालांकि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी परिचित का अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। इस बस में 34 लोग बताए जा रहे हैं, वो कौन है और कहाँ के रहवासी हैं अभी ये क्लियर नहीं है। फिलहाल पुलिस अलर्ट पर है, और आगरा से जो ग्वालियर का रूट है पूरा, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना का हिस्सा हो, चाहे वो उधर धौलपुर से होते हुए आगरा जाने वाला हो, सब जगह पर अलर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, और खोजबीन यहाँ पर भी सर्चिंग जो है वो की जा रही है। जाहिर है कि ये बहुत एक बड़ा मामला है। अगर फाइनेंस कंपनी ने 34 यात्रियों से भरी बस को
या फिर जो बदमाश है उन्होंने फाइनेंस कंपनी के नाम पर अगर इस बस को इस तरह से गैरकानूनी तरीके से उठाया है और हाईजैक किया है तो जाहिर है बहुत गंभीर विषय है। और इस पर मध्य प्रदेश की पुलिस भी तुरंत अलर्ट हो गई है। ग्वालियर में तो अलर्ट हो ही गया है, साथ ही साथ मुरैना में और मुरैना से जो बॉर्डर लगता है धौलपुर का, उधर भी अलर्ट कर दिया गया है। और टोल प्लाजा, जैसा कि मनीष बता रहे थे, टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज पर पहला फोकस है कि कहां से बस गुजरी है, इसको पहले देखना होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यह कि यात्रियों से भरी बस को हाईजैक कैसे किया जा सकता है? फाइनेंस कंपनी को हाईजैक करने का बस किसने हक दिया? बस मालिक की मौत के बाद कंपनी की यह कैसी बेरहमी है? क्योंकि यह जानकारी सामने आई है कि बस मालिक की मौत हो गई है, इस वजह से सारी गड़बड़ियां हुई। फाइनेंस कंपनी को हाईजैक करने का हक किसने दिया? गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया गया है फाइनेंस कंपनी की तरफ से और यात्रियों से भरी बस को हाईजैक कर लिया गया और अभी तक बस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। बस मालिक की मौत के बाद फाइनेंस कंपनी की आखिर ये कैसी बेरहमी है, कैसी निर्दयता है? यात्रियों से भरी बस को हाईजैक कैसे किया जा सकता है? आगरा से ये बस जा रही थी ग्वालियर, बीच में ही फाइनेंस कंपनी के 4-5 लोग आते हैं, कार से ओवरटेक किया जाता है और उसके बाद यात्रियों से भरी बस को हाईजैक करके कहां ले जाया गया है, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। जो जानकारी मिल रही है, इस बस में पन्ना और छतरपुर के ज्यादातर यात्री मौजूद थे जो कि मध्य प्रदेश जा रहे थे आगरा से, लेकिन रास्ते में ही इस बस को हाईजैक कर लिया गया है। अपने आप में यह अजूबा मामला बिल्कुल नजर आता है। फाइनेंस कंपनी ने बदमाशों की तरह हरकतें की हैं, यह बिल्कुल साफ नजर आता है। कानून को अपने हाथ में लिया गया है, यात्रियों से भरी बस को हाईजैक किया गया है, यात्रियों की जान सांसत में डाली गई है, मुश्किल में डाला गया उन्हें। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लेकिन अपने आप में यह बात बहुत ही अजीबोगरीब अभी भी लग रही है कि अभी तक इस बस के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। ये कोई किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरी बस जिसमें 34-35 लोग सवार हैं वो तमाम टोल नाकों को पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। और 34 यात्री जो उसमें मौजूद हैं वो भी तो अपने मोबाइल फोन से संपर्क कर सकते हैं, यानी उनके मोबाइल फोन्स भी ऑफ कराए गए फिर तो। देखिए, बिल्कुल समय 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है। 9:30 बजे से लेकर अब लगभग समय 10:41 हो रहा है। करीब 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अभी तक बस की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। जो बताया जा रहा है, जो एसएसपी ने जानकारी दी कि लगभग 20 किलोमीटर तक वो लोग बस के साथ साथ चलते रहे, एक ढाबे पर रुककर खाना भी खाया। कई जगह जब रात में जब बस सफर करती है तो कई जगह चेक पोस्ट भी होते हैं, जिलों की सीमाएं जब क्रॉस की जाती हैं तो जगह जगह चेक पोस्ट भी हैं, वहां पर पुलिस चेकिंग करती है, लेकिन किसी की पकड़ में वो नहीं आ सके, तो अपने आप में बड़े चौंका देने वाली बात है। और अब तक इतना समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक लोकेशन नहीं मिल पाई। जो पैसेंजर्स हैं, अब देखना ये होगा क्या वो अपने घर पहुंचे हैं, क्या उन्होंने अपने घर पर कोई संपर्क साधा है, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी न तो पन्ना से मिल पा रही है, न छतरपुर से मिल पा रही है। और मनीष, एग्जैक्टली किस वक्त हाईजैक किया गया है बस को, इस बारे में कोई जानकारी? कहां पर हाईजैक किया गया ये जानकारी? देखिए, एक दक्षिणी बाईपास बताया जा रहा है आगरा का, वहां पर ये जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर जो जायलो गाड़ी है उसने ओवरटेक किया था। ओवरटेक करने के बाद जो जायलो में सवार थे 5 लोग बस में चढ़े, ड्राइवर कंडक्टर से बात की, ड्राइवर को हटाकर अपने ड्राइवर को बिठाया गया और उनके साथ 2 लोग उनके साथ हो गए, बाकी लोग बस के साथ अपनी जायलों के साथ चलते रहे। जो बातचीत में ड्राइवर कंडक्टर बता रहे हैं कि वो फाइनेंस की पूरी बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी फाइनेंस पर है और आपका मालिक किस्त नहीं दे पा रहा है, और केवल ये गाड़ी फाइनेंस पे नहीं है बल्कि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो फाइनेंस पे है, उन सभी की जानकारी भी उन्होंने दी उनके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष यादव आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। लेकिन फिलहाल जो यूपी सरकार के बड़े अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, उनका एक बयान जो सामने आया है वो जरूर आपको बताना चाहेंगे फिर से कि बस में बैठे सारे यात्री जो हैं वो सुरक्षित हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।